हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जसमीत, हेलो हेलो सर, सत श्री अकाल जी। आ रही है ना आवाज? आज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है। हाँ हाँ, बस ठीक है। अभी शुरू करते हैं 5 मिनट में, ठीक है? ओके सर। ओके सर, बाकियों को लाइन करने दो। जरूर सर।
Hai, nada. हेलो हेलो सर हेलो, हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सत श्री अकाल। शुरू करें प्रोबेबिलिटी? जरूर सर। करें शुरू? यस जरूर जी, जरूर। चलो थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा था ना +1 में, अभी वही शुरू करेंगे बेसिक से। जो हमने किया था एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये जो होता है ये मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आउटकम ऑफ द experiment are not always same.
ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप उसके बाद आप जैसे कॉइन टॉस करते हो, तो आपको ये तो पता ही है कि जैसे अगर हम डाई थ्रो करते हैं या कॉइन टॉस करते हैं तो जो आपके आउटकम्स होते हैं वो हमेशा सेम नहीं रहते हैं। तो जैसे आप डाई थ्रो करोगे तो कभी 6 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है अगर जैसे कोई हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसके जो सारे आउटकम्स हैं उनका सेट, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो सेट कंटेनिंग ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये लास्ट ईयर भी करवाया था, पर अभी हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी शुरू से हो जाता है ऑलरेडी ना। सेट कंटेनिंग ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल लिख लेना, जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं। ठीक है, तो हमने कॉइन टॉस किया, तो सैंपल स्पेस अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, एच कॉमा टी। अगर हम दो कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस होगा आपका एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अगर हम तीन कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस होगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी एंड टेल टेल टेल। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे 2 की पावर 1 टोटल आउटकम्स है। अगर दो कॉइन टॉस करते हैं तो 2 की पावर 2, तीन कॉइन टॉस करते हैं तो 2 की पावर 3, और अगर एन कॉइन टॉस करेंगे तो 2 की पावर पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं, अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो ये होगा। और ये भी ध्यान रखना कि जो करते हैं, ठीक है, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं इसको, हर सैंपल स्पेस को। ठीक है, और इनको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। ये जो इसके जैसे सेट में तो हम एलिमेंट कहते हैं ना, इनको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर दो डाई थ्रो करते हैं हम, तो वो सारे आउटकम नहीं लिखूंगा, उसमें आपका जैसे 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, एंड सो ऑन, 1 6, 2 1, 2 2, सो ऑन, 2 से आउटकम। ठीक है, तो अगर एक डाई थ्रो किया तो कितने पॉसिबल आउटकम है, 6 की पावर 1।
अगर 2 डाई थ्रो के तो 6 की पावर 2, और अगर आप n डाई थ्रो करोगे तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 6 की पावर n। तो ये आपका सैंपल स्पेस होता है। किसी भी सैंपल स्पेस को आपने कैपिटल एस से डिनोट करना है। उसके बाद आपका बारी आती है कि व्हाट इज एन इवेंट। ठीक है, तो वो लिख लो इवेंट क्या होती है। बच्चे तो बोलन क्यों नहीं बोल रहे? मेरा बच्चे बोलेंगे क्यों? दिन करने लगता है। इवेंट जो होती है ना प्रोबेबिलिटी में, कोई भी अगर हम सैंपल स्पेस का सबसेट लें उसको हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे जैसे हमने किया कि जब हमने डाई थ्रो किया तो हमारा जो सैंपल स्पेस था ये था। अब हम और इवेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई, कैपिटल एफ एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इस सैंपल स्पेस पे एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ई है मान लो, गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कि ये इवेंट क्या होगी, ई 246 गेटिंग इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो ये इवेंट हो जाएगी। अब तो अब ये देखो, ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये एक इवेंट होगी इस सैंपल स्पेस के ऊपर। ठीक है, तो आप एक सैंपल स्पेस के ऊपर जितने मर्जी इवेंट्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही होगी, आप जितने मर्जी इवेंट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर आप जैसे 2 कॉइन टॉस किए थे हमने, ठीक है, तो उस सैंपल स्पेस के ऊपर अगर हम कहें कि एटलीस्ट वन हेड व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस्ड, एटलीस्ट वन हेड व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस्ड, तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब है HT, ठीक है, TH एंड HH। ठीक है, ये आपकी इवेंट होगी एटलीस्ट वन हेड व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस्ड। ठीक है, तो ये देखो, ये उस जो हमने सैंपल स्पेस लिखा था ना 2 कॉइन टॉस करने का, ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होती हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले हमारा आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट होती है जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, कंटेनिंग ओनली वन सैंपल पॉइंट। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं कहता हूँ हमने डाई थ्रो किया एक एंड गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, हमने एक डाई थ्रो किया गेटिंग इवन प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो ये हमारी मान लो एफ इवेंट है। तो आपको पता है कि इसमें आपका एक ही सैंपल पॉइंट आएगा 2। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इट इज अ सिंपल इवेंट। ठीक है, ऐसी अगर एक से ज्यादा अगर सैंपल पॉइंट हैं
तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। ठीक है, इसके ऑपोजिट वाली जो इवेंट होती है वो कंपाउंड इवेंट होती है। तो इट कंटेन्स मोर देन वन सैंपल पॉइंट। जैसे अभी हमने किया था गेटिंग इवन नंबर, तो ये आपका कंपाउंड इवेंट होगा। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपाउंड इवेंट जो होता है ना, दैट इज यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स, मोर देन वन सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट इज यूनियन ऑफ मोर देन वन सिंपल इवेंट। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका नल इवेंट और वॉइड इवेंट, या इम्पॉसिबल इवेंट भी कह देते हैं इसको, मतलब जो हो ही ना सके। अब जैसे मान लो हम कहते हैं कि इसमें आपका कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं आएगा, कंटेनिंग नो सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं गेटिंग अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो ये आपका जो है ना, ये आपका एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि आप जब डाई थ्रो करते हो तो यू कांट गेट अ नंबर ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और इसके जो ऑपोजिट वाला इवेंट होता है वो होता है श्योर इवेंट, विच इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, तो जो श्योर इवेंट होगा ना आपका, वो आपका बाउंड टू हैपन होगा। ये वो इवेंट होगा श्योर इवेंट, या इसको सर्टेन इवेंट भी कह देते हैं। तो ये वो इवेंट होगा जिसमें आपका पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। मतलब ये वाले इवेंट में इट कंटेन्स, ठीक है, जैसे हम इसी इवेंट को हम कह रहे हैं गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन, या लेस देन 7। ठीक है, गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, उसके बाद वाली जो मैं इवेंट बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बार बार यूज होंगी। ठीक है, उनको समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले आती है इक्वली लाइकली इवेंट्स। एक तो ये ध्यान रखना है कि जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे ना, वो सेम सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड होंगी। ये नहीं कि आपने डिफरेंट सैंपल स्पेस ले लिए। ठीक है, तो डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, एंड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो दो चीजों का ध्यान रखना है इसमें आपने इक्वली लाइकली इवेंट्स में, कि एक तो सेम सैंपल स्पेस पे डिफाइंड हो, और इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ऐसी इवेंट्स जो डिफरेंट सैंपल
ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं वो आपकी इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगी, ठीक है। और जैसे ये है देखो, ई एक इवेंट है मान लो, वही हमारा जो डाई थ्रो किया था, गेटिंग इवन नंबर, एंड एफ एक इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो आपको पता है ई में आपके सैंपल पॉइंट कितने होंगे, इसके जो पॉसिबल केसेस होंगे ई के वो 2 4 6 हो गए ना, और एफ के क्या हो गए 1 3 5। अब ये जो दो इवेंट्स हैं ये सेम सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है एंड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, तो दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। बट अगर हम लेते हैं एक इवेंट ले लेते हैं मान लो E1, वो यही इवेंट ले लेते हैं गेटिंग इवन नंबर, एंड F एक इवेंट ले लेते हैं F1, हमारा जो इवेंट था ना वो वाला जिसमें हमने 2 पॉइंट टॉस किए थे एंड गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। when 2 coins are tossed, ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड when 2 coins are tossed। अब गेटिंग इवन नंबर वाले तो यही इवेंट होगी, ठीक है, और एटलीस्ट 1 हेड वाले हमने सैंपल पॉइंट लिखे थे HH HT TH। तो दीज टू इवेंट्स, इनमें दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं, बट दे आर नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज दे आर डिफाइंड ऑन द डिफरेंट सैंपल स्पेस। ये दोनों इक्वली लाइकली हैं और ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। इवेंट्स अगर सेम सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है and they have not any sample point common, तब हम इनको ए एंड बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारी ये दो इवेंट ही देखो ई एंड एफ, यहाँ पर गेटिंग इवन नंबर गेटिंग ऑड नंबर, जिनमें कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है, और ये सेम सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये ई एंड एफ जो है ना, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आल्सो, ठीक है, ये इक्वली लाइकली भी है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। बट अगर हम बात करें इन इवेंट्स की, इवन है मान लो इवन नंबर, और एक इवेंट ले लेते हैं हम F1 गेटिंग प्राइम नंबर, when a die is thrown। अब ये टू इवेंट्स इवन एट F1 यहां पर, these are not mutually exclusive because यहाँ पे एक सैंपल पॉइंट कॉमन आ गया 2, ठीक है, इन दोनों में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं था, इन दोनों में एक सैंपल पॉइंट कॉमन है 2, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। और हम सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सिर्फ सेम सैंपल स्पेस के ऊपर देख सकते हैं, अगर डिफरेंट सैंपल स्पेस के ऊपर होगा तो वो हमेशा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी,
जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती हैं उनको हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, द इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपके पास 3 इवेंट्स ऐसी हैं ए, बी एंड सी, ये सेम सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है, बट इनके अब हमने क्या बात की थी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन का मतलब है कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट होना चाहिए 5। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हैं डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5, बी इंटरसेक्शन सी इज 5 एंड सी इंटरसेक्शन ए इज 5, तो हम इनको कहेंगे कि दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो दीज आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसके बाद आपको करना है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं, अगर आपके पास मान लो कोई इवेंट्स है E1, E2, E3 and so on such that they are defined on the same sample space. And E1 union E2 union E3 union so on, ये आपका सैंपल। ठीक है, तो इनको हम E1 E2 E3 को हम क्या कहेंगे, दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे अभी हमने लिखा था, एक इवेंट लिखी थी E1 नंबर और एक इवेंट लिखी थी ऑड नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन देखो पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है, तो इनका जो आपका ये E एंड F आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। सर एक बार दोबारा समझाइए एग्जॉस्टिव इवेंट। ये कौन है, अनमोल है? सर हाँ जी, 2 मिनट समझाइए वाला एग्जॉस्टिव। हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं एक सैंपल स्पेस के ऊपर, आप उनका यूनियन करो तो सैंपल आपका पूरा सैंपल स्पेस आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख, जब आप एक डाई थ्रो करते हो, ठीक है, तो आपका सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों का यूनियन करके देख, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सारे सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं ना। तो इनको ये इन इवेंट्स को हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब समझ आई? हाँ जी सर। आ गई ना? हाँ जी। हाँ, आपको सिस्टम ऑफ कार्ड्स के बारे में पता सबको? पता सिस्टम ऑफ कार्ड्स? Yes, sir. केड़े केड़े होते हैं? Diamond, Spades, club, spade, डायमंड, क्लब्स, Club. स्पेड्स एंड heart. हार्ट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ये लिखना ना सिस्टम ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें आपके 13 स्पेड्स होते हैं, 126 ब्लैक होते हैं और 26 आपके
रेड कार्ड होते हैं। अब रेड कौन से होते हैं? हार्ट एंड, कौन कौन से होते हैं रेड कार्ड? हार्ट एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड, ईंट एंड पान। ठीक है, हार्ट बना होता है ना पान में, और डायमंड में वो ईंट सी बनी होती है। और आपके जो स्पेयर्स होते हैं, एंड 13 क्लब्स, ये आपके ब्लैक कार्ड में आते हैं। ठीक है, अब हर सिस्टम में इन 13 कार्ड में एक एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक कौन सा रह गया, जैक, और बाकी 2 to 10 होंगे, ये सब में होंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा सिस्टम ऑफ कार्ड्स। ठीक है, ये जो होते हैं ना 3 कार्ड जिन पे फोटो बनी होती है, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। तो टोटल 12 होंगे ये फेस कार्ड। ठीक है, ये फेस कार्ड होते हैं। हो गया ये? यस सर। उसके बाद अभी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी करेंगे, और ये जो हमने किए हैं उसको मैथमेटिकली देखेंगे कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी सारी। ठीक है, तो लिख लो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिकली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है ना, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो हम इसको m और n ले लें, तो इसको m अपॉन n भी लिख सकते हो। इसी में ही आपकी एक चीज आती है, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट एंड ऑड अगेंस्ट एन इवेंट। जो ऑड इन फेवर होते हैं ना, वो होते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन अनफेवरेबल केसेस। केसेस अपॉन अनफेवरेबल केसेस।
और जो और अगेंस्ट एन इवेंट होते हैं ना, वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये आपके एम फेवरेबल केसेस हैं, एन टोटल केसेस हैं, तो अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे भाई? एन माइनस एम। टोटल में से अगर फेवरेबल केसेस माइनस कर दोगे तो अनफेवरेबल केसेस आ जाएंगे ना। एक तो बार रिपीट है? कर दो। हेलो, एक बार रिपीट कर दो, बंद हो गई यार। क्या हो गया था? ये जो आपके ये प्रोबेबिलिटी तो पता है एम अपन एन होती है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ई एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब आपके ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट क्या होते हैं? फेवरेबल केसेस अपॉन। अब आपको पता कि फेवरेबल केसेस एम है और टोटल केसेस एन है, तो अनफेवर में कितने होंगे? एन माइनस एम। तो ये नहीं आ जाएगा ये? और अगेंस्ट एन इवेंट उल्टा होता है इसका, इसका उल्टा होता है, फिर अनफेवर में अपॉन फेवर में। ठीक है, अब समझ आ गई? हाँ जी सर। तो आपको इन तीनों में से, प्रोबेबिलिटी में से, फेवरेबल के ऑड इन फेवर में से और ऑड अगेंस्ट में से अगर एक भी चीज पता तो आप बाकी दोनों चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे मान लो हमें प्रोबेबिलिटी किसी चीज का, मान लो आपको 3/7, ठीक है, हमें निकालना है ऑड एंड ऑड अगेंस्ट एन इवेंट। तो ऑड इन फेवर कितने होंगे बताओ? 3/4। 3 अपॉन, बोलो 3/4। 3/4। यस 3/4। ठीक है, क्योंकि ये फेवरेबल है, ये टोटल है, तो माइनस कर देंगे तो 4 अनफेवर में आ जाएंगे, तो ये 3/4 आ जाएगा। और इसका उल्टा जो होगा वो 4/3 होगा। अब आपको मान लो ये दिया हुआ है और अगेंस्ट एन इवेंट 4/3, तो आप टोटल केसेस निकाल सकते हो 7। ठीक है, और आपको पता है इसमें नीचे में फेवर में होंगे, तो आप ये भी तो निकाल सकते हो ना, आपकी प्रोबेबिलिटी 3/7। ठीक है, आई बात समझ? यस सर। आ गई ना ये चीज समझ? हाँ जी सर। उसके बाद आपने लिखना है किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। और इसमें कुछ और पॉइंट्स नोट कर लेना। जैसे हमने कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट किए ना, उसको हम प्रोबेबिलिटी की टर्म में भी देख सकते हैं कि क्या होगा। जैसे हमने किया है इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, उनका प्रोबेबिलिटी सेम होगा।
और इसमें ये भी ध्यान रखना कि ये सेम सैंपल स्पेस के ऊपर भी डिफाइंड होने चाहिए। सेम सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड है और प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तब उनको हम इक्वली लाइकली इवेंट कह सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो 0 होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती हैं जिसमें इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में probability of E1 union E2 union E3 and so on, this is equal to 1। ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स में होगा। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कर सकते हैं। तो if E is any event, then not happening of E is complementary event। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ई बार से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई बार। ठीक है, कहीं बुक्स में ई डैश दिया हुआ है, कहीं में ई की पावर में सी दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज 1। ऐसे दूसरे का निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लिखो, फिर आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। ये लिख लिया सारा कुछ? हाँ जी सर, लिख लिया। हाँ, पहले एक दो आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। देखो, from a set of 27 cards, आपको असाइनमेंट मिल गई थी ना सबको? पहले अभी वही करने हैं आपने ना, मैं बता दूंगा क्या क्या कर सकते हो आप उसमें से। आपके पास 27 कार्ड है, नंबर फ्रॉम 1 to 27। ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी it is divisible by 3 or 13।
ये बताओ जरा क्या होगा आंसर। इलेवन अपॉन किया किसी ने? 11 अपॉन 27। 11/27 आ गया ना ये। क्योंकि 3 वाले 9 यस सर। होंगे, जो ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे वो 9 होंगे, और 30 से डिविजिबल होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आपका, ये समझ आ गया सबको? हाँ जी सर। हाँ, अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं एट रैंडम। तो आपने मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ कार्ड्स divisible by 3 or 13, exactly 1 card is divisible by 3 or 13, and neither card is divisible by 3 or 13. ये करो जरा, इसी के मैंने 3 पार्ट और बना दिए। समझ आ गया ये क्वेश्चन?
सर फर्स्ट का आंसर है 11C2 into 16C0 upon 27C2. हाँ 11C2 into 16C0 upon 27C2. सर अगले का तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी में एट रैंडम दे दिया ना, एट रैंडम में अगर एक से ज्यादा आपने चीजें ली हैं तो हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे आपके पास ये नंबर है 3 से डिविजिबल वाले, और 2 नंबर ऐसे हैं जो 13 से डिविजिबल है, ये टोटल 11 बचे, ठीक है। अब बाकी आपके बचे 16 नंबर्स जो ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 13 से। अब आपको चाहिए दोनों नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 13, ठीक है। तो आपको ये दोनों नंबर इसमें से चाहिए और इसमें से कोई नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, 11 में से 2 चाहिए। अब एट रैंडम में हमेशा आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और जितने भी लेने हैं उतने C2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11C2, यहाँ से कोई नहीं चाहिए 16C0 अपॉन 27C2। ऐसे सेकंड का आंसर क्या होगा फिर, 11C1 into 16C1 upon अब इसमें से आपको 27C2. एक चाहिए और इसमें से एक चाहिए। अगर एग्जैक्टली वन कार्ड इज डिविजिबल बाय 3 और 13 है, मतलब इसमें से एक चाहिए और इसमें से एक चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 11C1 into 16C1 अपॉन 27C2। और अगर आपको थर्ड पार्ट का आंसर करना तो और भी बताएगा क्या होगा, मैं के अलावा 11 मैं के। हाँ बोलो, कोई और बोलो भाई। 11C0 16C1 divided by 16C1 11C 2 नंबर दिए हैं भाई। 16C2 this is 2 हाँ 11C0 16C2 into 16C2 upon 27 और 27C2, क्योंकि टोटल केसेस तो 27C2 ही आएंगे आपके। ये समझ आ गई बात। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a leap year selected at random contains 53 Sundays. Find the probability that a leap year selected at random contains 53 Sundays. Two by 7. 2 by 7. 2 by 7. बाकियों को पता कैसे आई 2 by 7? हेलो, बाकी बोलो भाई। सर नहीं पता लगा। सर नहीं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में हाँ? अब ये भी नहीं पता फिर भाई लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? अनमोल सर एक मिनट। हैं? 366. लीप ईयर में भाई 366 डेज होते हैं, ये तो सबको ही पता है। अब आपके 52 तो सारी होते हैं, चाहे आप संडे ले लो, चाहे मंडे ले लो, चाहे ट्यूसडे ले लो, जो मर्जी होंगे वो 52 तो होंगे ही होंगे हर साल में, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो। तो आपने क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 दिन एक जैसे होते हैं, ठीक है।
तो ये कितना आया आपका 364। तो वो 52 वीक्स में आपके 364 डेज एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाकी 2 दिन बचे होंगे आपके, क्योंकि टोटल डेज 366 हैं, उनका कॉम्बिनेशन देखना है कि वो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो क्या बनेंगे आपके, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बने ना आपके, जो 2 दिन बचे हुए होंगे। ऐसे भी हो सकता है मंडे वेडनेसडे, अनमोल हो सकता है। जवाब नहीं देता, पता नहीं। नहीं सर। नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो जो 2 दिन बचे हुए हैं वो इकट्ठे होंगे, ठीक है। अब इनमें से देखो कि आपके पास 7 केसेस है बाकी बचे हुए दिन के, और इसमें से संडे किस किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, और किसी में तो संडे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपके ऐसे केसेस 2/7 होंगे, मतलब फेवरेबल 2 है और टोटल 7 है, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/7। अगर ये नॉन लीप ईयर होता फिर क्या होती प्रोबेबिलिटी, 1/7। 1/7। और अगर हमें पता ही ना हो कौन सा ईयर है, अगर हमें ये पता ही ना हो, हमें कह दिया कि कोई भी साल लिया है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स 53 संडेज, 3/7। नहीं, वो आप अभी नहीं कर सकोगे, ठीक है। 1-2 क्लासेस के बाद कर लो, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Three dice are thrown. Find the probability that on the faces of these 3 dice is more than 5। ये करो। Sir, 26/36। कितना 26 अच्छा सर 3 डाइज है, रुको। 3 dice हैं, ध्यान से। sir, sir, 103/108. यस, 103/108, ये सही आंसर है। आपने क्या करना है, 5 या 5 से कम वाले केसेस लिख लो, जैसे 111। ये तो एक ही केस होएगा जिसमें सम 3 होगा, जिसमें सम 4 होगा, वो आपके ये वाले केसेस आएंगे। ये 4 वाले केसेस आ गए,
ठीक है, ऐसी सम 5 वाले केसेस लिख लो। तो ये वो केसेस है जिसमें सम 5 या 5 से कम है। टोटल केसेस 216 है। ये वो केसेस है जिसमें सम 5 या 5 से कम है। तो बाकी जो बचे हुए केसेस हैं उसमें सम 5 से बड़ा ही होगा। ये केसेस आपके आ रहे हैं 6 + 3 9 और 1 10। तो बाकी कितने बचे फेवरेबल? 216 - 10 मतलब 208 206। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल कर। आ गया समझिए सबको? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो डिटर्मिनेंट has its element 0 or 1 only. Find the probability that it is non-singular. ये करो जरा। Non-singular मतलब determinant is not equal to 0. एक और ट्राई कर लेना, 2 क्वेश्चन करेंगे अभी। और सर आंसर 1/2 है। इसका हाँ जी सर। है, एक मिनट बता रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। 4 digit numbers are formed using 0 1 2 3 4 5. फाइव डिलीट कर लो विदाउट रेपिटेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी number is divisible by 3 नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब ये करेंगे इसके बाद ना। इसका और किसी ने आंसर निकाला इसका पहले वाले का? सर 3/, रुको सर 3/8 है। मेरे ख्याल से 3/8 ही होना चाहिए। हाँ 3/8 ही आएगा। 3/8 3/8 क्या है आएगा। सर? हैं? 3/8 ही आ रहा है।
हाँ 3/8 ही आएगा। इसमें 6 डिटर्मिनेंट ऐसे आएंगे जिसके जिसके डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सारे डिटर्मिनेंट लिख के भी देख सकते हो, अगर आपने देखना है 16 डिटर्मिनेंट बनेंगे ये। ठीक है, या आप वो वाले डिटर्मिनेंट तो खत्म कर ही सकते हो जिसमें 3 जीरो आ रही हैं, क्योंकि वो तो हमेशा 0 ही आएगा। जिसमें 3 जीरो आ रही हैं वो डिटर्मिनेंट तो हमेशा 0 आएगा ना। बोलते नहीं कोई। हाँ जी सर, 2 ये बन गए, 2 सारे 1 वाले। 0 वाले भी और 4 1 वाले, जिसमें चारों 1 हैं और चारों 0 हैं, वो भी 0 होंगे। यस सर। ठीक है ना, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो केसेस। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, ऐसे सारे डिटर्मिनेंट लिख दो जो जिनके एलिमेंट 0 या 1 है। जैसे ये हो जाएगा, अब 1 1 वाले ये बनेंगे। ये तो सारे 0 ही होंगे ना, इनको तो बेशक लिखो ना लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पांच तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो ही गए। ठीक है, उसके बाद आप 2 0 और 2 1 वाले डिटर्मिनेंट लिखो। कितने बनेंगे ये? सर जो नॉन सिंगुलर वाले हैं उसके 6 बनेंगे, बस उसके ही लिख लेते हैं, बाकी तो 16 रह गए। अगर अगर आपको या आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो 6 ही बनेंगे, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मुझे थोड़ी फायदा है इसको लिखने में। मैं तो वैसे लिख के बता रहा हूँ एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कैसे बनेंगे आपके। तो ये 16 बनेंगे, ये तो पता ही लग रहा है टोटल, क्योंकि हाँ जी। 2 बेस 16 हो गए ना। वो 16 लिखने हैं तो लिख लो, अगर नहीं लिखने हैं तो आपको सीधा पता लग रहा है तो बढ़िया है। ठीक है ना, समझ आ गई बात? हाँ तो जी सर, जिन्होंने लिखना क्योंकि है वो नॉन लिख सिंगुलर 6 ही आई लेंगे, हैं। मत लिखें। कोई जरूरी नहीं है ये, मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको कि 16 कौन कौन से बनेंगे। ये 4 बनेंगे ये वाले। ठीक है, तो आपके 6 4 10 और 11 हो गए। बाकी आपके 1 0 और 3 1 वाले बन जाएंगे, ऐसे ही जैसे ये 4 बने हैं, और एक सारे 1 वाला बन जाएगा। वो ये बनेंगे आपके। बस 0 को आप इंटरचेंज करते रहो प्लेसेस पे ना। चार ये बन गए और एक सारे 1 बन जाएंगे। अब इनमें से देख लो कौन से आपके नॉन 0 हैं। ये 5 0 आएंगे, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा जिसमें 2 0 एक तरफ है, ये वाले। बाकी आपके जो बचेंगे वो आपके सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो टोटल आपके नॉन सिंगुलर 6 आ रहे हैं और टोटल 16 आ रहे हैं, तो 6/16 आ जाएगा 3/8। समझ आई बात सबको? इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे विदाउट रेपिटेशन, ये निकालो जरा। किसी ने निकाले टोटल नंबर? 5 into 5 फैक्टोरियल। हाँ, क्योंकि आपका जो 5 डिजिट का नंबर है उसमें आपका यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बाकी नंबर 5 में से एक डिजिट आ जाएगी, और बाकी प्लेसेस आप जैसे मर्जी फिल कर दो 5 4 3 2 वेल पे, 5 into 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये टोटल नंबर्स बनेंगे। अब उनमें से आपको 3 वाले
जो 3 से डिविजिबल है वो कैसे आएंगे? सम ऑफ द नंबर्स वो 3 से डिविजिबल होगा। कौन कौन से होंगे फिर वो? सर एक तो बनेंगे 5 और 3 2 1 से, जिसमें हम 0 नहीं यूज करेंगे। हाँ, अब और आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि अगर हम डिजिट लें और वो सम उनका 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें जो सम टोटल आ रहा है ना वो 15 आ रहा है, सबका सारी डेट्स का सम 15 आ रहा है। अब 15 सम आया तो यू कैन लीव 0, ठीक है। जो 0 को छोड़ के बाकी 5 डिजिट के नंबर बनेंगे विदाउट रेपिटेशन, दे आर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कौन से नंबर बनेंगे? वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल। तो एक तो 5 फैक्टोरियल हो गए आपके। अब अगर आप 0 नहीं छोड़ते हो, मान लो 0 इंक्लूड करते हो, तो आपको सिर्फ 3 ही छोड़ना पड़ेगा, और कोई नंबर नहीं छोड़ सकते आप। तो 3 छोड़ सकते हो तो ये सम 12 नहीं आ जाएगा। अब इनसे कितने नंबर बनेंगे 5 डिजिट के, वो देखो। 4 into 4 फैक्टोरियल। हाँ, 4 into 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा +4 into 4 फैक्टोरियल। तो ये आपके फेवरेबल केसेस है, ये टोटल केसेस है, दोनों को डिवाइड कर दो निकाल के, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो पार्ट है डिविजिबल बाय 4, 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? आखिरी 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। हाँ, आखिरी 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो वो निकालने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन देख लेना बस, क्या क्या बनता है। अब ये देखो, अगर 0 लास्ट डिजिट है आपका, इफ 0 इज द लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, ठीक है, या 4 0 हो सकता है। 0 के साथ तो यही बनेंगे ना। जीरो 4 भी हो सकता है इसमें ना, फिर 0 4 वाले भी 4 से डिविजिबल आने चाहिए। बारह बनेगा, एक के साथ तो यही बनेगा, 2 के साथ 24, 3 के साथ 32, 4 के साथ कोई बनेगा, 40 ले लिया ना, और 4 के साथ तो यही बनेगा, 5 के साथ 52। इसके अलावा देखना और कोई तो नहीं बनता कॉम्बिनेशन लास्ट 4 डिजिट का, मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। नहीं सर, और नहीं है, हैं? बस यही 0 के बनेंगे। साथ 4 बनेगा और कोई नहीं बनेगा, 1 के साथ 2 बनेगा और कोई नहीं बनेगा, 2 के साथ 4 बनेगा और कोई नहीं बनेगा, 2 0 ले लिया, ठीक है, 0 और 4 बनेगा, ठीक है। 3 के बाद आपका 2 बनेगा, ठीक है, 32 हो गया। 4 के साथ 4 0 ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा, बस यही कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो, इन सारे कॉम्बिनेशन में ये जो कॉम्बिनेशन है इनमें 0 नहीं आई हमारी, है ना। तो इनमें अगर हमने 5 डिजिट का नंबर बनाने हैं, ये तो फिक्स है आपके, तो ये 3 प्लेसेस कितने वेद में फिल होंगे, यहाँ पे कितने वेद हो जाएंगे बताओ? 4 4 4 4 नहीं आएंगे, 3 आएंगे, ये 0 भी नहीं ना आ सकती यहाँ पे, फिर तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बन जाएगा। सर 3 into 3 तो यहाँ पे फैक्टोरियल आगे आएगा। 3 आएंगे ना यहाँ पे, यस सर। फिर यहाँ पे कितने बचे? 3। हाँ जी। यहाँ पे तो 0 भी आ सकती है ना, और यहाँ पे कितने बचे? 2 वेद। इन चारों में इतने इतने वेद आएंगे, तो ये नंबर कितने बने आपके? 3 72। into 3 फैक्टोरियल। हाँ, मतलब ये आपके 18 हो गए ना एक तरह से, 18 हाँ into 4 हो गए ना ये 72 ये वाले, हाँ जी सर। या नहीं? और ये कितने बनेंगे? 432 ऐसे बनेगा ना ये तो, और ये 3 है, तो ये 24 आ रहे हैं ना, ये भी 72 बने, तो ये आपके नंबर बनेगा 144 अपॉन दिस, ये आंसर आएगा आपका।
ठीक है, समझ आ गई है बात? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। सर हाँ बोलो। सर जैसे हम उसमें करते थे वो, पता नहीं परम्यूटेशन में सर डिविजिबल बाय 3 जैसे एंड में सर एक वे आएगी, फिर सर मतलब वंस पे फिर टेंस पे 4 आएगी, ऐसे नहीं कर सकते सर इसको? नहीं, डिविजिबल बाय 3 नहीं किया होगा ऐसा कुछ भाई। डिविजिबल बाय 3 में हमेशा आपको सम ऑफ द डिजिट देखना पड़ता है, लास्ट वाले नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो। हमें हर नंबर से डिविजिबिलिटी का एक यूनिक वो होता है तरीका, ठीक है? तो वही तरीका लगाना पड़ेगा आपको डिविजिबिलिटी का, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी कर दो। सर ये समझ आ गई सेकंड बात? पार्ट, सर ये सेकंड पार्ट दोबारा समझा दो। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर आपकी लास्ट 2 डिजिट्स, मान लो आपने किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट लिया और वो 4 से डिविजिबल होगी तो नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है? अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 0 लिया, मान लो 0 से हमारा 1 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता क्योंकि सम इज नॉट 4, मतलब 0 1 थोड़ी डिविजिबल बाय 4 है, ना 0 2 है ना 0 3 है, 0 4 इज डिविजिबल बाय 4, तो वो हमने ये ले लिया। फिर 0 5 नहीं हो सकता, फिर हमने 1 लिया, 1 के साथ 0 नहीं हो सकता क्योंकि 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 1 के साथ 2 हो सकता है, ये ले लिया। फिर 1 के साथ 3 नहीं हो सकता, 1 के साथ 4 नहीं हो सकता, 1 के साथ 5 नहीं हो सकता, फिर 2 के साथ देखो 0 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, ये 3 के साथ आपका 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है? ऐसी 4 के साथ सिर्फ 4 0 आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बाकी अगर कॉम्बिनेशन दोगे तो लास्ट 2 डिजिट आपके डिविजिबल नहीं बनेंगे। 5 के साथ 452 आएगा। अब हमने वो केसेस अलग कर लिए जिसपे 0 आ रही है और वो केसेस अलग कर लिए जिसपे 0 नहीं आ रही है। अब हमें एक नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये देखना कि अगर 1 2 लास्ट 2 डिजिट्स हैं तो बाकी प्लेसेस कितने वेज में हम फिल कर सकते हैं। अब अगर 1 2 अगर यहाँ पे 0 फिल कर देंगे वो तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो 1 2 तो ये गया यहाँ से, बचे ये 4 डिजिट, 4 डिजिट में से 0 भी नहीं आ सकती, तो ये 3 वेज आ गई, ठीक है? अब तीन प्लेसेस फिल हो गए, बाकी आपके पास 3 नंबर बचे 6 में से, तो इसके 3 वेज हो गए, इसके 2 वेज, तो एक नंबर के 18 वेज हैं और 4 नंबर ऐसे हैं, तो टोटल 72 वेज नहीं हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि 0 ऑलरेडी आ चुकी है, तो जैसे 2 0 खत्म कर दिया हमने, 1 3 4 5 बचा ना, तो 1 3 4 5 के यहाँ 3 प्लेसेस पे अरेंजमेंट कर दिया, 4 3 2। अब ये कितने, 24 इंटू 3 वो 72 हो गए, तो 72 प्लस 72 144 अपॉन टोटल, वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? आया आप समझ, या ना समझ आया? यस सर। आ गया ना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और करना, आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो आंसर उसके, सिर्फ आपने अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया ना, वो दिया विदाउट रेपिटेशन, अब आप करना इसको विद रेपिटेशन, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा बट ट्राई करना, ठीक है? अगर मैं कह दूं कि इसी नंबर से हमने विद रेपिटेशन और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो वो प्रोबेबिलिटी आप निकाल के लाना, नेक्स्ट टाइम में मैं इसके आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? तो अभी ये क्लास खत्म करते हैं, अभी मैं आपको वहां पे मैसेज डाल दूंगा कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज अभी कर सकते हो, ठीक है? तो वो एक्सरसाइज आपने ट्राई कर लेनी है, जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेनी है, ठीक है? समझ आ गई बात सबको? हाँ जी सर। तो वो अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हो आप, ठीक है? वो ट्राई कर लेना, और उसमें अच्छे क्वेश्चन का ये ध्यान रखना, वो ये असाइनमेंट करके आपका प्रोबेबिलिटी का बेस बहुत। हाँ जी सर। चलो चलो ठीक है, आपका टेस्ट अभी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का ही होएगा, दोनों इकट्ठे आएंगे अब, ठीक है? ऑब्जेक्टिव वाला, ओके सर। ठीक है? चलो ठीक है।